हेलो एंड अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर मोहम्मद दानिश। और आज जो एक वीडियो आप लोगों के साथ मैं साझा कर रहा हूँ, ये वीडियो है उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम और उसकी शैक्षिक योग्यता और उससे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल। आज की वीडियो क्यों अहम है वो मैं आपको बता दूं। अभी हमने देखा कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया, तो काफ़ी सारे बच्चों ने उसमें फॉर्म भरा और उसका एग्ज़ाम दिया है विभिन्न विषयों में। और आगामी अभी जो चरण बाकी हैं उसमें भी एग्ज़ाम दिया जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे डाउट्स एलिजिबिलिटी को लेके क्लियर हो जाएंगे। जो बच्चे ऑलरेडी दे चुके हैं, अगर उनके माइंड में कोई कन्फ्यूजन है तो वो इस वीडियो के माध्यम से दूर होगा। और इन फ्यूचर भी अगर उच्चतर आयोग की तरफ से कभी भी अगर नोटिफिकेशन आता है या जॉब निकलती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो आपको ये क्लियर रहेगा कि हाँ, हमारे पास कौन सी डिग्री है और हम एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो किसी भी तरह के कोई कन्फ्यूजन का जो है पॉइंट वो नहीं बचेगा। तो मैं आज इसी डॉक्यूमेंट्स की मदद से, जो कि डॉक्यूमेंट्स आपको मैं दिखा रहा हूँ, जो कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का ही एक नोटिफिकेशन है इस बार का, जो कि अभी एग्ज़ाम कंडक्ट होना शुरू हुए हैं। तो अब पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, काफ़ी सारे बच्चों में कुछ कन्फ्यूजन होता है नेट और पीएचडी को लेके, कि क्या सिर्फ नेट ही एलिजिबिलिटी है या पीएचडी भी कंपलसरी है या दोनों ही चाहिए या किसी एक के होने से हम इस एग्ज़ाम में अपेयर हो सकते हैं। इस तरीके के बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं जो बच्चों के माइंड में रहते हैं। और मैंने देखा जब बच्चे सवाल करते हैं तो एक ही सवाल के अलग अलग रूप होते हैं जिसका कि मुझे जवाब देना पड़ता है। तो कई बार मुझे सोचना पड़ जाता है कि मैं इस सवाल का क्या जवाब दूं, क्योंकि सवाल इतना अटपटा सा होता है। हालांकि सवाल बहुत स्ट्रेट होता है, लेकिन वो पूछने का तरीका ऐसा होता है कि उसमें एक नयापन सा होता है उस सवाल में, जबकि वो बेसिक एक कन्फ्यूजन को दर्शाता है। तो मैं आपके सामने आज यही चीज़ रखूँगा कि इस एग्ज़ाम के लिए मिनिमम अर्हता क्या थी, जो न्यूनतम अर्हता जिसे हम मिनिमम एलिजिबिलिटी बोलते हैं। तो ये आपके स्क्रीन पे मैं जैसे कि शो कर रहा हूँ कि ये डिसिप्लिन्स ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, एजुकेशन, लॉ, सोशल साइंसेस और लैंग्वेजेस, लाइब्रेरी साइंसेस, फिजिकल एजुकेशन, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन, इन सारे सब्जेक्ट्स में क्या कंडीशन रखी गई थी। तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपके पास सबसे पहली चीज़ है कि मास्टर्स डिग्री होना चाहिए 55% के साथ। और साथ ही साथ आपने जो है जो भी आपका पीजी रहा हो वो उसी कंसर्न सब्जेक्ट में हो या उसके साथ उसके अलाइड सब्जेक्ट में हो। अलाइड बोलते हैं या रेलिवेंट सब्जेक्ट होते हैं, उसे बोलते हैं। कि जैसे कि इससे पहले मैंने एक वीडियो शेयर की थी, उसमें मैंने बताया था कि किन किन सब्जेक्ट्स में और अदर सब्जेक्ट्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है कि कौन से कंसर्न सब्जेक्ट्स हैं, कौन से अलाइड सब्जेक्ट हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि कॉमर्स के केस में आपके पास अगर एमकॉम है और तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपने अगर एमबीए किया हुआ है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इस बार से इन्होंने एलिजिबल किया था। ऐसे ही और अदर सब्जेक्ट्स में भी होता है कि अगर आप इकोनॉमिक्स से एमए हैं तो इसके अलावा आपके पास कौन सी ऐसी डिग्री है जिसमें भी आप इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से अप्लाई कर सकते हैं। तो वो सब होते हैं आपके कंसर्न सब्जेक्ट, अलाइड सब्जेक्ट। तो इसको भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। इसके अलावा जो कंडीशन रखी गई है वो रखी गई है कि बिसाइड्स फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर्ड द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय द यूजीसी और द सीएसआईआर। तो आपके पास यूजीसी द्वारा या सीएसआईआर द्वारा नेट का सर्टिफिकेट हो और सिमिलर टेस्ट एक्रेडिटेड बाय यूजीसी एट नेशनल लेवल और स्लेट, जिसे हम बोलते हैं स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट। कि कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर वो अपना एक स्लेट या सेट टाइप का टेस्ट कराते हैं ऑफ ओनली द स्टेट्स ऑफ यूपी और हु आर और हैव बीन अवार्डेड अ पीएचडी डिग्री। यानी कि या तो आपके पास नेट हो, अगर नेट नहीं है साथ साथ लिखा हुआ है और हु आर और हैव बीन अवार्डेड। तो पहले ध्यान रखिएगा, कभी कंफ्यूज मत होइए कि एंड वर्ड यूज़ नहीं किया गया है यहाँ पर। यहाँ सिर्फ और का मतलब है या नेट हो या पीएचडी और हु और हैव बीन अवार्डेड पीएचडी डिग्री इन अकॉर्डेंस विद द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ एमफिल पीएचडी डिग्री रेगुलेशन 2009 और 16। यानी कि आपके पास पीएचडी डिग्री और वो भी कम से कम 2009 या 2016 के जो गाइडलाइंस या रेगुलेशंस थे उसके अकॉर्डिंग ही आपको पीएचडी डिग्री मिली हो। तो उस केस में क्या होगा, आपका नेट और स्लेट की जो कंडीशन है वो आपके ऊपर बाध्य नहीं होगी। तो या तो आपका यूजीसी नेट हो, और अगर यूजीसी नेट नहीं है तो आपकी पीएचडी हो, लेकिन आपकी पीएचडी जो है वो 2009 या 2016 के रेगुलेशंस के द्वारा
प्रोसीजर से आपको पीएचडी दी गई हो। और अगर ये 2009 या 2016 की कंडीशंस के हिसाब से पीएचडी नहीं मिली है आपको, तब उस केस में आपका पीएचडी के साथ नेट का होना ज़रूरी है, तब ये कंडीशन बाद होगी। लेकिन अगर आपका पीएचडी जो है 2009 या 2016 के मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड की कंडीशन में आता है, तो उस केस में आपका जो है नेट फ्री हो जाएगा। और उसके साथ साथ एक कंडीशन और लगा रखी है, अगर आपका पीएचडी 2000 जुलाई 11 2009 से पहले का है, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड द कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड फॉर द पीएचडी प्रोग्राम प्रायर टू जुलाई 11 2009 shall be governed by the provision of the then existing ordinary bylaws। यानी कि अगर किसी ने 11 जुलाई 2009 से पहले अपनी पीएचडी रजिस्टर्ड की थी, तो उस टाइम पे जो भी एग्जिस्टिंग ऑर्डिनेंस या बाईलॉज होंगे या रेगुलेशन होंगे, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उनको पीएचडी डिग्री मिलेगी। और उस केस में भी वो नेट और स्लेट के केस में एग्जेम्प्टेड होंगे। अब यहाँ पर कई कंडीशंस हैं जो आपको समझनी होगी, कई बार इसको लेके बहुत बहस रहती है, तो मैं फिर से बता देता हूँ। या तो आपके पास यूजीसी नेट हो, यूजीसी नेट अगर नहीं है तो पीएचडी हो, लेकिन पीएचडी आपकी 2009 और 2016 के स्टैंडर्ड से आपको मिली हो। अगर आपका ये भी नहीं है, अगर आपकी पीएचडी 11 जुलाई 2009 से पहले की रजिस्टर्ड है, तो आपके ऊपर उस टाइम के जो ऑर्डिनेंसेस चलते होंगे यूजीसी के या बाईलॉज या जो भी गाइडलाइंस होती हैं, वो आपके ऊपर बाध्य होंगी, तब भी आपको नेट और स्लेट की कंडीशन से छूट मिल सकती है। लेकिन उसके लिए क्या होगा, आपको एक उसी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार से एक सर्टिफिकेट बनवाना होगा, जिस सर्टिफिकेट में ये सारी कंडीशंस मेंशन होंगी जो आपके सामने लिखी हुई हैं। जैसे कि पहली कंडीशन कि द पीएचडी डिग्री ऑफ द कैंडिडेट हैज़ बीन अवॉर्डेड इन रेगुलर मोड, यानी कि आपकी पीएचडी जो है वो रेगुलर मोड में हो। द पीएचडी थीसिस हैज़ बीन इवेल्युएटेड बाय एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर, यानी कि आपकी पीएचडी जो है कम से कम 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर के पास गई हो रिव्यू के लिए। एन ओपन पीएचडी वाइवा वोसे ऑफ द कैंडिडेट हैज़ बीन कंडक्टेड, आपका एक ओपन वाइवा वोसे जैसे हम बोलते हैं वो हुआ हो, ठीक है, तीसरी कंडीशन। चौथी कंडीशन, द कैंडिडेट हैज़ पब्लिश 2 रिसर्च पेपर फ्रॉम हिज और हर पीएचडी वर्क आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 इन द रेफर्ड जर्नल, कम से कम 2 पेपर पब्लिश हों आपकी पीएचडी थीसिस से, और उनमें से कम एक पेपर जो है वो किसी अच्छे रेफरीड जर्नल में आपका पब्लिश हुआ हो। ओके, ध्यान देखिएगा, 2 पेपर हों पब्लिश, इसमें से एक कम से कम जो है वो रेफर्ड जर्नल में हो। तो अब ये देखिए कहीं भी स्कोपस एबीडीसी कहीं मेंशन नहीं किया है, एक रेफरीड जर्नल है। द कैंडिडेट हैज़ प्रेजेंटेड एटलीस्ट 2 पेपर्स बेस्ड ऑन हिज और थीसिस पीएचडी वर्क इन कॉन्फ्रेंस सेमिनार स्पॉन्सर्ड और फंडेड सपोर्टेड बाय यूजीसी आईसीएसआर सीएसआर और एनी सिमिलर एजेंसी, यानी कि आपने अपनी पीएचडी से 2 पेपर जो है वो प्रेजेंट किए हों कहीं कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार में, ठीक है। तो ये कंडीशंस आपको दिखानी है उस सर्टिफिकेट में, अगर आपका रजिस्ट्रेशन पीएचडी का 11 जुलाई 2009 से पहले का है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये सर्टिफिकेट सिर्फ उन्हीं को बनवाना है जिनका पीएचडी का रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का है, तभी उनको ये सर्टिफिकेट बनवाना होगा, और उस केस में आपके ऊपर नेट की बाध्यता नहीं होगी। ये मैं आपको इसलिए बहुत आसान करके बताता हूँ क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसमें, वो एकदम भाग लेने लगते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी पहुँच जाते हैं कि सर हमें वो सर्टिफिकेट बनवाना है जिसमें वो सारी कंडीशन। पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि किनको वो सर्टिफिकेट चाहिए, जिनकी पीएचडी 11 जुलाई 2009 से पहले की रजिस्टर्ड है और वो उस केस में नेट और स्लेट की छूट चाह रहे हैं। तो उस केस में उन्हें ये दिखाना पड़ेगा कि हाँ हमारी पीएचडी जो है इन रास्तों से होकर गुजरी है, ये सारी चीज़ें हमारी हुई हैं, रेगुलर पीएचडी थी, 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर के पास गई, प्रॉपर वाइवा वो से हुआ, हमने 2 पेपर पब्लिश किए, 2 पेपर प्रेजेंट किए, ठीक है, जिसमें से एक पेपर हमारा किसी अच्छे जर्नल में पब्लिश हुआ था, तब आपको नेट की कंडीशन से छूट मिल जाएगी, ठीक है। तो 3 कंडीशन हो गई। पहली कि या तो आपका नेट हो, नेट नहीं है तो पीएचडी हो, और पीएचडी हो तो 2009-2016 की गाइडलाइंस से हो, और अगर वो भी नहीं है तो 11 जुलाई अगर 2009 से पहले की रजिस्टर्ड पीएचडी है तो आपको एक अपने यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार से एक सर्टिफिकेट बनवाना होगा, उस सर्टिफिकेट में ये कंडीशंस मेंशन होंगी, तब आपको यूजीसी नेट की कंडीशन से फ्री कर दिया जाएगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बहुत आसान करके, जिससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो पहला तो जवाब मैंने आपको ये दे दिया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूँ लिखित परीक्षा संबंधी निर्देश। अब जैसे 2 चरण तो हो चुके हैं और उसमें भी ये पाया गया कि बहुत सारे बच्चों के एडमिट कार्ड इशू नहीं हुए। क्या वजह रही कि लोगों के फॉर्म कैंसिल हुए, या किस वजह से उनके एडमिट कार्ड नहीं आ पाए, या वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए, ठीक है।
और जो बच्चों का एग्ज़ाम होना अभी बाकी है तो उनके लिए ये बहुत ही अहम पॉइंट है जो कि मैं शेयर कर रहा हूँ। तो जैसे कि आपके सामने ये लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 10, उसमें ये लिखा है लिखित परीक्षा संबंधी निर्देश। तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि परीक्षा की तिथि, स्थान, समय व केंद्रों आदि के संबंध में अनुक्रमांक सहित प्रवेश पत्र की सूचना एसएमएस, ईमेल, समाचार पत्र व वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी। ठीक है। अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केंद्र में किसी भी दिशा में परिवर्तन अनुमन नहीं होगा। ऐसी बात है कि इलाहाबाद में ही है, प्रयागराज में है, तो वो आप चेंज नहीं करा सकते। आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर लिखित परीक्षा में औपबंधिक प्रवेश देगा। औपबंधिक कहते हैं कि एक तरीके का प्रोविजनल, किंतु बाद में किसी स्तर पर ये पाए जाने पर कि अभ्यर्थी अर्हत नहीं है अथवा उसका आवेदन प्रारंभिक स्तर पर स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था। कहने का मतलब ये कि जब आपने फॉर्म ही भरा था तो फॉर्म भरते टाइम ही आपकी एलिजिबिलिटी पूरी नहीं हो रही थी, लेकिन आपने फॉर्म भर दिया और फॉर्म भरने के बाद में एग्ज़ाम भी दे दिया और आप सेलेक्ट भी हो गए। तो किसी भी स्तर पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि उसका आवेदन प्रारंभिक स्तर पर स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था। उक्त स्थिति में अभ्यर्थी निरस्त कर दिया जाएगा और यदि नियुक्ति हेतु संस्तुति भी कर दी गई हो, मतलब सेलेक्ट भी हो गए हों, तब भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी। तो ऐसा ना समझें कि आपने कोई झोल झाल करके या कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे के आपने सिलेक्शन ले लिया तो आप बच जाएंगे। आयोग किसी भी स्तर पर ये पाता है कि अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है या कोई फेक इन्फॉर्मेशन दी है या जाने अनजाने में भी कई बार हो जाता है, गलती से हो जाती है, तो उस केस में आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। तो ये बहुत सारे बच्चों का एडमिट कार्ड इस वजह से भी गलत इशू नहीं हुआ है क्योंकि इन्फॉर्मेशन गलत दी है या सही डिटेल नहीं भरी है। जो अभ्यर्थी कालांतर में अर्ह नहीं पाए जाएंगे उनका अभ्यर्थी निरस्त कर दिया जाएगा और इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। देखिए साफ साफ लिखा है कि कमीशन का डिसीजन इस केस में फाइनल होगा। अगर कमीशन को लगता है कि कहीं पर भी सही से फॉर्म नहीं भरा है या रॉन्ग आपके जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसके अगेंस्ट आपने फ़ीस जमा कर दी, तो आप ये ना समझें कि मेरी फ़ीस जमा हो गई तो मेरा एडमिट कार्ड भी इशू हो जाएगा। देखिए पैसे का ट्रांसैक्शन हो गया तो ये आपको ध्यान से भरना चाहिए था कि भाई आपने क्या नंबर डाला है, क्या ट्रांसैक्शन नंबर डाला है। तो कई बार ट्रांसैक्शन नंबर गलत डालने पर भी पेमेंट तो हो जाएगा लेकिन आपका जो है वो गलत पेमेंट होगा। उसके बाद एक कंडीशन दे रखी है कि कदाचार अर्थात परीक्षा भवन में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थी निरस्त कर दिया जाएगा और आगे भी आपको परीक्षा में जो है नहीं बैठने दिया जाएगा। साथ ही साथ ये भी लिखा हुआ है कि परीक्षा हॉल में काला बॉल पेन ही अपने साथ यूज़ करना होगा तथा ओएमआर शीट में भी गोले को काले पेन से ही भरें। काले के अतिरिक्त अगर कोई आप रंग यूज़ करते हैं, फाउंटेन पेन या जेल पेन, स्केच पेन, एचबी पेंसिल या वाइटनर का प्रयोग करते हैं तो उस केस में भी आपका जो है उसको एक्सेप्ट नहीं होगा। और एक बार गोला भर जाने के बाद उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार नहीं होगा। उस केस में ना तो उस सवाल का मूल्यांकन होगा ना उस पर कोई अंक दिया जाएगा। ओके, तो ये कुछ चीज़ें थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने आपके सामने बताई। कुछ पॉइंट और हैं जो आपके सामने बताता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। एक तो चीज़ ये है कि साफ साफ लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व स्वयं सुनिश्चित कर लें कि आप यूजीसी या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता पूरी करते हैं, यानी कि आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी बन रही है। और अगर मिनिमम एलिजिबिलिटी नहीं बन रही है तो ये लिखा हुआ है साफ साफ कि निर्धारित न्यूनतम अर्हता पूरी ना करने वाले अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सम्मिलित ना हो, क्योंकि लिखित परीक्षा में सिर्फ सम्मिलित होने मात्र से अथवा लिखित परीक्षा में सफल होने मात्र से सहायक आचार्य पद पर अंतिम रूप से चयन हेतु आप पात्र नहीं माने जाएंगे। किसी भी स्तर पर यह तथ्य आयोग के संज्ञान में अगर आता है तो आप आवेदित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता पूरी नहीं करते हैं और आपका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जाएगा। ओके, तो ये मैंने कुछ चीज़ें आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट शेयर की जिससे कि आपका कोई भी कन्फ्यूजन है तो ये ध्यान रखें कि अगर हो सकता है अगर आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है तो मे बी आपने कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है या जिस वजह से वो आपका फॉर्म गलत हो गया या आपने गलत रजिस्ट्रेशन नंबर पे आपने पेमेंट कर दिया तो पेमेंट हो जाएगा। ये बस ध्यान रखिए, पेमेंट हो जाएगा लेकिन आपको जो है एडमिट कार्ड इशू नहीं होगा। तो इस वजह से बहुत सारे बच्चों को डिबार कर दिया गया, तो जो कि आयोग ने अपने कम्युनिकेशन में बताया नोटिस में कि उन बच्चों को इस वजह से डिबार किया गया। ओके, तो ये रही इन्फॉर्मेशन आज की मैंने बताई यूपीएचएससी की रिगार्डिंग। और अगर आगे मुझे कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है या बच्चों के जो सवाल हैं तो उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल दानिश करिएगा काउंसलिंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।